इंदौर में मौसम ने करवट ली है। तेज धूप के बाद बारिश यहां पर शुरू हुई। भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। पूरे शहर में तेज बारिश हो रही है। तो अचानक से मौसम बदल गया। इंदौर, कई तस्वीरें आपके सामने। झमाझम बारिश यहां पर हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंताएं बढ़ती हैं। बेमौसम बारिश हो जाने से किसानों के चेहरे पर, माथे पर चिंता की लकीरें। इस बेमौसम, बेईमान मौसम की वजह से हालांकि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन किसान चिंतित हो जाते हैं जब ऐसी बेमौसम बारिश होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में ये सिस्टम बना हुआ है। आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने के आसार मौसम विभाग का कहना। रायपुर में पत्रकारों से मारपीट का मामला है। अशोका बिरयानी होटल के कर्मचारियों को जमानत मिल गई है। सभी 6 आरोपियों को जमानत मिली है। पुलिस ने फिर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी रोहित चंद्र और रोमिना मंडल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है। 2 मजदूरों की मौत हुई थी। गटर में कवरेज के लिए गए पत्रकारों से भी मारपीट वहां पर होटल मैनेजमेंट ने की थी, जिसके बाद केस दर्ज हुआ। विस्तार न्यूज ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया। होटल मालिक भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन सभी 6 आरोपियों को जमानत मिली है। पुलिस ने फिर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, क्या कुछ जानकारी है? 6 सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन पुलिस ने फिर से 2 आरोपी गिरफ्तार किए। अनमोल, बिल्कुल सुमित, देखिए 6 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया था इस अशोका बिरयानी जिसमें हादसा हुई थी। 2 लोगों की मौत हो गई थी। और आपको याद होगा कि हमने इस खबर को इतनी प्रमुखता से दिखाया कि आखिरकार पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन पर कार्रवाई की। धारा 304 भी लगाया गया इन पर। जिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से सभी लोगों को कल देर रात जमानत मिल चुकी थी, लेकिन फिर से 2 आरोपी जो थे, जो मुख्य आरोपी थे, जिन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की और खासकर जो हमारे सहयोगी रवि मीरी थे, उनके साथ जो महिला वहां पर स्टाफ थी, उन्होंने बदसलूकी किया था, जिसका नाम रोमिना मंडल है, और एक और आरोपी है रोहित चंद्र। इन दोनों को जो है पुलिस ने एक बार फिर अब गिरफ्तार कर लिया है और इनसे लगातार जो है अब इनको हिरासत में रखा जाएगा और इनसे जो है पूछताछ की जाएगी। और क्योंकि इन पर जो है गैर इरादतन जो है हत्या का भी केस दर्ज है। जी सुमित, अभी जो होटल संचालक गिरफ्तार हुआ है, अनमोल, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल किस तरीके से पुलिस पूछताछ कर रही है, किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, और अभी जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं रोहित चंद्र और रुमीना मंडल, उनका क्या होगा आगे? जी देखिए, के तिवारी जो होटल के संचालक हैं, जो मेन मालिक हैं, उनको पुलिस जो है परसों ही जो है वहाँ तेलीबांधा थाना जो क्षेत्र अंतर्गत जहाँ ये होटल आता है, वहाँ पर हिरासत में लिया था। उसके बाद पुलिस ने अब उनको गिरफ्तार कर लिया है और 4 मई तक जो है उनको रिमांड पर रखा गया है। 4 मई तक वो अब पुलिस की कस्टडी में है, जेल में रहेंगे बंद, और उनसे जो है लगातार पूछताछ भी की जाएगी। आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो के तिवारी से की जाएगी। और जो बाकी ये 2 जो आरोपी हैं, जो उस दिन होटल में जो उत्पात मचाए और पत्रकारों से मारपीट की, हमारे सहयोगी के साथ बदसलूकी की, हमारे सहयोगी के साथ जो है मारपीट भी की, तो अब इन पर जो है कार्रवाई करेगी पुलिस, क्योंकि इनको कल रात जमानत मिल गई थी सुमित, लेकिन फिर से पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी बात है कि अब कार्रवाई जो है इन पर जारी रहेगी और सख्त जो है एक्शन लिया जाएगा इन पर। अब कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा आगे। ठीक अनमोल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में पीएचई ऑफिस में बवाल हो गया। अचानक इंटरव्यू रद्द करने से अभ्यर्थी नाराज हो गए। सहायक ग्रेड 3 के लिए दिव्यांगों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। अधिकारियों को ऑफिस में घुसने से रोका गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल में पीएचई ऑफिस में बवाल हो गया है। अचानक इंटरव्यू रद्द करने से अभ्यर्थी नाराज हो गए। देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से अभ्यर्थी नाराज हुए हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए दिव्यांगों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। अधिकारियों को ऑफिस में घुसने से रोका गया है इन अभ्यर्थियों ने। जी हां, बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। पीएचई ऑफिस में बवाल हो गया। अचानक इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया।
इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि इंटरव्यू कैंसिल क्यों हुआ है और इंटरव्यू रद्द हो जाने से अभ्यर्थी नाराज हो गए, भड़क गए, आक्रोशित हो गए। सहायक ग्रेड 3 के लिए दिव्यांगों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए और इन सभी अभ्यर्थियों ने अधिकारियों को ऑफिस में घुसने से रोक दिया। जमकर हंगामा हुआ है पीएचई ऑफिस में। भोपाल में पीएचई ऑफिस में जमकर बवाल हुआ इंटरव्यू के रद्द हो जाने से, इंटरव्यू के कैंसिल हो जाने से। अचानक इंटरव्यू को रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, जिसके बाद वहां पर हंगामा हो गया, बवाल हो गया। जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे उन्होंने कई सारे सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इंटरव्यू को रद्द किया गया। ये सवाल खड़े करते हुए अभ्यर्थियों ने वहां पर जमकर हंगामा कर दिया, बवाल कर दिया। सहायक ग्रेड 3 के लिए दिव्यांगों को वहां पर बुलाया गया था। सीधा रुख करेंगे, चंद्रखुरी पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और चंद्रखुरी में लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में धुआंधार अपनी प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो। जेपी नड्डा भी लगातार लगे हुए हैं और हम देख रहे हैं चुनावी प्रचार धुआंधार जारी है। बीजेपी का सभी सीटों पर जीत की कोशिश है। हम रुक करेंगे उस सभा के, लेकिन उससे पहले एक खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में बची हुई 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के कांकेर में अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दूसरी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बिलासपुर लोकसभा को साधने के लिए लोरबी में पहुंचे थे। दुर्ग लोकसभा को साधने भिलाई पहुंचे और अब रायपुर लोकसभा में बीजेपी में जोश भरने प्रभुराम के ननिहाल चंद्रखुरी पहुंचे हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने, कांकेर में अमित शाह की रैली एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जेपी नड्डा चंद्रखुरी। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में उनकी रैली है। बिलासपुर, दुर्ग में रैली हो चुकी है, चंद्रखुरी वो पहुंचने वाले हैं कुछ देर बाद, वहां पर चुनावी हुंकार भरेंगे। तो दो बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के आज छत्तीसगढ़ में हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है। एक तरफ राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैं, वहीं बीजेपी के संगठन के मुखिया जेपी नड्डा भी पूरी ताकत जुटा रहे हैं। तो बीजेपी के दो बड़े चेहरे, दो दिग्गज नेता आज छत्तीसगढ़ में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है। लगातार विपक्ष और इंडिया गठबंधन को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। दोनों ही दिग्गज नेता तूफानी प्रचार में जुटे हुए। बीजेपी आला कमान ने, बीजेपी हाईकमान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए। दावा किया जा रहा है, मकसद एक ही है बीजेपी का कि सभी 11 सीटें यहां पर जीतनी है बीजेपी को। एक लोकसभा सीट पर चुनाव हो चुका है, बाकी 10 सीटें बची हुई हैं। उन 10 सीटों पर पूरा फोकस है अब भारतीय जनता पार्टी का और कमान संभाल रखी है फिलहाल जेपी नड्डा ने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। दोनों ही लगातार दौरे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के। दोनों ही इस समय छत्तीसगढ़ की सरजमी पर तूफानी प्रचार में जुटे हुए हैं। जनसैलाब भी रैलियों में, सभाओं में हमें देखने को मिल रहा है। तो बिलासपुर, दुर्ग में सभा हो चुकी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। अब चंद्रखुरी पहुंचने वाले हैं कुछ देर बाद, वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांकेर में अमित शाह ने हुंकार भरी थी। छत्तीसगढ़ पहले ही आ चुके हैं अमित शाह, रणनीति बनाई थी कल बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने। बात कुछ और खबरों की। नक्सलियों को फिर से बड़ा झटका लगा है। 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है विशाखापट्टनम में। डीआईजी एसपी के सामने सरेंडर किया है नक्सलियों ने। किस्टाराम एरिया कमेटी के सचिव राजू ने भी सरेंडर कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुकमा से। नक्सलियों को फिर से लगा है झटका। 6 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। विशाखापट्टनम में डीआईजी और एसपी के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया है। किस्टाराम एरिया कमेटी के सचिव राजू ने भी सरेंडर कर दिया है। लगातार सफलता मिलती हुई सुरक्षा बलों को, जवानों को एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं
कार्रवाई में एंटी नक्सल ऑपरेशन कार्रवाई में लगातार नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं हमारे जवान। वहीं दूसरी तरफ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। 6 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर कर दिया है। विशाखापट्टनम में डीआईजी और एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया नक्सलियों ने। किस्टाराम एरिया कमेटी के सचिव राजू ने भी सरेंडर किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के नामांकन में शामिल हुए और इस दौरान विस्तारियों से खास बातचीत करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने जनता का प्यार और स्नेह देखकर लग रहा है कि हमें आज ही परिणाम हासिल कर लिया है, ये बात कही और जनता ने जीत का आशीर्वाद दे दिया है। साथ ही उन्होंने भगवा रंग को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाना साधा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की हमारी संवाददाता संतोष कृष्णानी ने, सुनिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सांसद अनिल फिरोजिया के नामांकन के बाद बीजेपी संभागीय मीडिया कार्यालय के शुभारंभ में पहुंचे। हमारे साथ इस समय खुद मुख्यमंत्री जी हैं। सर, लहर चल रही है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस निर्वाचन में, खासकर लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भाजपामय पूरा प्रदेश हो गया, भाजपामय मोदीमय देश हुआ है, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लगातार जनता के बीच इतना उत्साह उमंग है कि आज इतनी भयानक गर्मी में भी हम नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद यहाँ आ रहे हैं, लेकिन पूरा उज्जैन सज गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज रिजल्ट आ गया है। उम्मीद करते हैं कि मोदी जी का ये प्रेम कायम रहेगा और निश्चित रूप से उज्जैन संसदीय क्षेत्र में मेरे मित्र अनिल फिरोजिया जी अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेरी शुभकामना, बधाई। सर, राहुल गांधी को आपने सीख भी दी है भगवा मय, जिस प्रकार दूरदर्शन के लोगों में भगवा मय होता है, उसके बाद फिर आज उन्होंने रीट्वीट किया है, उसी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिसकी जैसी समझ वैसी बात होती है। भगवा त्याग का, वैराग्य का, सूर्य संस्कृति का, सूर्य सिद्धांत मानने का, ये बहुत सम्मान से देखा जाने वाला कलर है। लेकिन जिसको ऐसा लग रहा है जैसे उनको भगवा से नफरत है, ये कांग्रेस को सोचने का विषय। कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? जनता में जाकर के अगर हमारे भगवा से नफरत है, हिंदुओं से नफरत है, हिंदू वोटर से नफरत है, तो फिर उनको लोकतंत्र में किसका वोट चाहिए? स्पष्ट करे, या वो अपने झंडे से भगवा निकाल दे। भगवा से इतनी आपत्ति लेना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि कांग्रेस और सारे नेताओं को माफ़ी मांगना चाहिए, उनके वर्षन वापस लेना चाहिए। सर, 400 पार का नारा मोदी जी की, तो देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विस्तारियों से स्पेशल बातचीत की और कहा है कि पूरा उज्जैन जो है, उज्जैन ही नहीं पूरा देश भगवामय हो चुका है। इसीलिए इस बार की गारंटी मोदी के साथ है और जनता जनार्दन भी भगवामय के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। और रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी को अगर भगवा से इतनी आपत्ति है तो वो क्या करेंगे, ये तो देखना होगा। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ का रुख कर देते हैं, जहां पर जेपी नड्डा चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। श्री किरण देव जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय और हमारे वरिष्ठ साथी, जो हमारे प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे टंकराम वर्मा जी मंत्री, श्री श्याम नारंग जी जिला के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वर्तमान में सांसद सुनील सोनी जी, हमारे धर्मगुरु आदरणीय बालदास जी, हमारे वरिष्ठ साथी शिवरतन जी, हमारे यशवंत साहब खुशवंत साहब जी विधायक, रायपुर शहर के अध्यक्ष, रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष, सभी विधायकगण और मंचासीन सभी वरिष्ठ नेतागण, और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज जब मैं यहां आया हूं तो जो मैं आपकी संख्या देख रहा हूं, आपका उत्साह देख रहा हूं, आपका उमंग देख रहा हूं, आप में ऊर्जा देख रहा हूं, ये सब मुझे इस बात का विश्वास दिला रही हैं कि आपने बृजमोहन, हमारे मोहन भैया को लोकसभा में भेजने का निर्णय कर लिया है, यह स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन मित्रों, यह चुनाव सिर्फ मोहन भैया को दिल्ली भेजने का नहीं है। यह चुनाव सिर्फ मोहन भैया को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है।
यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है, यह हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, याद करो 10 साल पहले आप राजनीति के बारे में और राजनेताओं के बारे में क्या कहते थे? आप कहते थे कुछ नहीं बदलेगा, नेता वैसे ही रहेगा, भ्रष्टाचार चलता रहेगा, गरीबी हटाओ का नारा भी चलेगा और गरीब भी रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। इस तरह की मानसिकता में आप जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में आज देश इस भरोसे के साथ चल पड़ा है कि देश बदला है और आगे हम विकसित भारत के रूप में खड़े होंगे। मित्रों, आपको खुशी होगी जानकर कि मोदी जी ने राजनीति का तौर तरीका ही बदल डाला, राजनीति का ढर्रा बदल दिया, राजनीति की परिभाषा बदल गई, राजनीति का तौर तरीका बदल गया। कांग्रेस क्या करती थी? भाई को भाई से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, मजहब को मजहब से लड़ाना, गांव को गांव से लड़ाना, हर तरीके का विभाजन करके वोट बैंक की राजनीति के आधार पर सत्ता पर बैठना, यह कांग्रेस का रवैया था। लेकिन मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल डाली और आज राजनीति विकासवाद की राजनीति हो गई, विकास के साथ चलने की राजनीति हो गई। और जब मैं ये कहता हूं तो उसमें यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वो विभाजन करते थे, हम मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चलते हैं। आज हमें समझना चाहिए, आज हमें यह ध्यान में रखना चाहिए इंद्र देवता भी खुश होकर के मोहन भैया को आशीर्वाद दे रहे हैं। सब बैठिए बैठिए, शांति बनाए रखिए। शुभ घड़ी है, ये बहुत शुभ घड़ी है। सब लोग शांति से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनिए। मित्रों, मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आज जब राजनीति का तौर तरीका बदला है तो उस तौर तरीके में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गांव को समर्पित होगी, मेरी सरकार गरीब को समर्पित होगी, मेरी सरकार वंचित के लिए समर्पित होगी, मेरी सरकार दलित के विकास के लिए समर्पित होगी, मेरी सरकार आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में लाने के लिए समर्पित होगी, मेरी सरकार नारी शक्ति को ताकत देने के लिए खड़ी होगी और मेरी सरकार युवाओं के अरमान को पंख लगाने के लिए खड़ी रहेगी। आज हम देखते हैं, ये मोहन भैया बड़े लंबे समय से विधायक हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, मोहन जी, मैं भी 1993 में विधायक बन गया था। मेरे विधानसभा में 85% सड़क के बगैर गांव थे, कोई सड़क नहीं होती थी। चंदू भैया बैठे हैं, कोई इनसे पूछो, कोई गांव में सड़क नहीं होती थी, दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1,60,000 गांव तक पक्की सड़क पिछले 10 साल में पहुंची है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आपने सुना था कभी कि आज 2.25 लाख गांव पंचायत, पौने 2 लाख पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ गए हैं। आज गांव डिजिटल हो गया, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ खड़ा हो गया। आज अगर हम देखें तो गरीब व्यक्ति के लिए बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं मिलता है ना,
5 किलो चावल मिलता है ना, 1 किलो दाल मिलती है ना। 80 करोड़ की जनता को, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसका असर क्या हुआ है? इसका असर यह हुआ है गरीब लोगों को कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। इस तरीके की व्यवस्था हुई है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, हम लोग लंबे समय से एमएलए रहे। ये हमारे चंदू भैया भी थे, हमारे ब्रिजमोहन भाई भी थे। क्या होता था, हमारे को इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिलते थे, 2 घर। ठीक बोल रहा हूं ब्रिजमोहन भाई? 2 घर। आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर आपको पक्के मकान बना करके दिए। और आप ब्रिजमोहन भैया को फिर से भेजोगे, 3 करोड़ नए घर और बनकर के तैयार होंगे और आपको समर्पित होंगे। आयुष्मान भारत, कभी सोचा था कि गरीब आदमी का इलाज होगा? मैं पिछले भी सभा में बोल रहा था, मैंने टंकराम वर्मा जी को बताया क्या था वहां पर। यह हमारे शिवरतन जी बैठे हैं, पूछो इनसे क्या होता था। ये अर्जी लिखा करते थे, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, वह किसान है, उसको बाईपास होना है, उसको नया बल्ब लगना है, उसके किडनी का ऑपरेशन होना है, उसके लिए 2 लाख रुपए खर्च होंगे, 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे, 3 लाख रुपए खर्च होंगे, कृपया देने की अनुशंसा करिए। जब 1.5 मांगते थे तो 75 मिलता था, जब 2 मांगते थे तो 1 लाख मिलता था। क्यों देवजी पटेल, ठीक बोल रहा हूं? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार को, 55 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को, कौन गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का क्लीनर, बाल काटने वाला बार्बर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला गरीब व्यक्ति, ऐसे गरीब व्यक्तियों को प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया और इलाज के लिए पैसा दिया। हर साल 5 लाख रुपए। और पत्रकार मित्रों, मेरी बात देश दुनिया प्रदेश में समझा देना, ब्रिजमोहन जी को चुनाव जिताना और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनेगी। अब भारत में 2024 के 4 जून के बाद 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी आमदनी का, बड़ा हो छोटा हो, सबको मोदी जी आयुष्मान भारत के 5 लाख के हेल्थ कवर में उनको जोड़ रहे हैं। 5 लाख के हेल्थ कवर। उसी तरीके से जल जीवन मिशन, आज 11 करोड़ लोगों को जल, हर घर नल, हर घर जल से जोड़ा गया। और आपके रायपुर में 1,80,000 लोगों को, नए लोगों को जल से जोड़ा गया। जल का हर घर नल, हर घर जल। ये हमारे एमएलए जितने हैं, ये गर्मी में घूमा नहीं करते थे, क्योंकि महिलाएं सामने खाली घैला रख देती थी, ये लोग तुम्हारे राज्य में पानी नहीं मिलता। आज मोदी जी ने 11 करोड़ घरों को जल से कनेक्शन दिया और 1,80,000 कनेक्शन आपको जल जीवन मिशन में, वह आपको रायपुर में दिया गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन, हमारे शौचालय और इज्जत घर देने का काम। और उसी तरीके से टैक्सेस के दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 4 गुना से ज्यादा हमारे यहां टैक्सेस में हमारे को राहत मिली और प्रधानमंत्री मोदी जी की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आपका विकास किया गया। हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया। आज आपका रेलवे स्टेशन, रायपुर रेलवे स्टेशन, अमृत भारत में उस पर विशेष योजना से काम चल रहा है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं होगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अगर रायपुर में खुला तो तब खुला जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। आपके यहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक खुला तब खुला जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब जाकर के खुला।
कांग्रेस तो मुझे एक विकास का ईंटा दिखा दे, पत्थर दिखा दे, एक विकास का, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। आप बताइए आजकल नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं? एक्सप्रेस वे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? रायपुर टू राउरकेला सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है? विकास के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये सारे काम इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से आज 5 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ को मिला, हर दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया। IIT भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन रहा है, रेलवे का बजट बढ़ा दिया गया। अमृत भारत में 32 स्टेशन छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं, और उसी तरीके से रायपुर विशाखापट्टनम और दुर्ग रायपुर और आरंग कॉरिडोर ये भी बनने का काम को आगे बढ़ाया गया है। यहां भी विकास के नए नए काम को आगे बढ़ाया गया है। मैं विकास की गाथा बताऊं तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और ये मोदी की गारंटी है कि गारंटी पूरी होने की गारंटी है तो मोदी की गारंटी है। इसलिए आज देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल चलता रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगले 5 साल तक चलता रहेगा। आयुष्मान भारत 70 साल से ऊपर के लोगों को जोड़ लिया जाएगा, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प ये मोदी की गारंटी है कि पूरी होने की गारंटी मोदी की गारंटी है। इस तरीके से हम विकास कर रहे हैं। मैं यहां आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि एक तरफ मैंने आपके सामने ये सारी कहानी रख दी और विकास की बात आपको बताई, लेकिन यहां मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आपने 3 महीने पहले हमारी सरकार बनाई और बघेल की सरकार को आपने टाटा बाय बाय कह दिया। बताओ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? बोलो, फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? कानून व्यवस्था सुधरी कि नहीं सुधरी? आम आदमी का जीवन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं। अभी ये हमारे ब्रिजमोहन भैया बता रहे थे कि आपको फलाना योजना मिला कि नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धान की खरीदी के लिए एक 19,257 रुपए के हिसाब से प्रति एकड़ और 24,75,000 किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए। 13,320 करोड़ रुपए। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं आपको कि भूपेश बघेल ने आपको बोनस नहीं दिया था। 2015-16 का और 16-17 का बोनस आपको 3,800 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है, और 70,24,000 बहनों को के खाते में 2 किस्त 2-2 हजार रुपए पहुंचा दिया गया है। इस तरीके से व्यवस्था की गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक तरफ तो बीजेपी है, एक तरफ तो कमल है जो खिल रहा है, जो हर एक तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर हमारे कौन लोग हैं? वही कांग्रेस पार्टी, वही घमंडिया गठबंधन, वही इंडिया अलायंस। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ यह घमंडिया अलायंस बोलता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो, आप भ्रष्टाचार हटाना है कि नहीं हटाना है? और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होना है कि नहीं होना है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इंडिया अलायंस ये परिवारवाद का जमावड़ा है, परिवारवाद का। आप बताओ, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इंडिया अलायंस का पार्ट है कि नहीं है? आप बताओ, ये सुखबीर बादल ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये मुलायम सिंह, अखिलेश, डिंपल ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, उदयनिधि स्टालिन और स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है?
आप बताओ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवार की पार्टी बन गई कि नहीं बन गई? ये सभी परिवार को बचाने में लगी हुई पार्टियां हैं। ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्टाचार में लगे हैं। आप बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भैया, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? और आप बताओ, सोनिया गांधी जी बेल पर है कि नहीं है? नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये टीएमसी के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? ये डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? और ये सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? ये टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये केसीआर की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचारी लोग या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? और आप देखिए, इनको देशद्रोहियों के साथ क्या प्रेम है, क्या प्रेम है। अगर मैं इनको बताऊं, देशद्रोही की दृष्टि से, जहां जहां तुष्टीकरण की राजनीति होती है, वहां वहां कांग्रेस नरम होती हुई दिखाई देती है। आप बताइए, जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे थे कि नहीं लगे थे? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, कहा था कि नहीं कहा था? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहा था कि नहीं कहा था? और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को मेंबर पार्लियामेंट का टिकट देते हैं। आप बताइए, ऐसे देशद्रोही लोग जो नारे लगाते हो, इनके प्रति प्रेम करने वाले कभी देशभक्त हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? आप बताइए, ये आतंकवादियों को के प्रति नरम रहे कि नहीं रहे? बताइए, आतंकवादियों के प्रति नरम रहे कि नहीं रहे? ये हमेशा इस तरह की बातचीत करते हैं। अभी अभी कर्नाटक के विधानसभा में एक नासिर हुसैन के राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में वो जीता, तो जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। एक शब्द नहीं बोला उसी प्रदेश का रहने वाले आईएनसी के देश के अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब, एक वाक्य नहीं बोला, एक खंडन नहीं किया। क्या ये सहमति है? क्या ये आपकी सहमति से हो रहा है? इस तरीके के जो देशद्रोही नारे लगाते हैं, वो भी विधानसभा के अंदर, उनके प्रति आप नरम रहते हो, ये क्या है? आप बताइए, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलियों पर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? लोगों ने सरेंडर किया कि नहीं किया? आप बताइए, लोगों को कि जाने गई कि नहीं गई, जाने ली कि नहीं ली, उनके खिलाफ एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और कांग्रेस पार्टी इनको शहीद बोलती है कि नहीं बोलती है? कांग्रेस पार्टी इनके प्रति नरम रहती है कि नहीं रहती है? ये हमेशा जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उनको समर्थन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा है, उनके प्रति नरम रहने का काम किया। आप बताइए, ऐसी पार्टी को आगे आने देना है क्या? जरा जोर से बोलो भैया, आने देना है क्या? हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है कि मोहन भैया को भेजना है? भेजना है कि नहीं भेजना है? आप भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? कमल पर बटन दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? और अब की बार फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर। तो जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां पर गिनाई हैं।